तो जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। पहला विश्व युद्ध चल रहा है, दुनिया राष्ट्रवाद की आग में जल रही है, देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और ठीक उसी वक्त जर्मनी से एक ऐसा क्रांतिकारी वैज्ञानिक आइडिया आता है जिससे अपना सबसे बड़ा चैंपियन मिलता है एक अंग्रेज में। एक ऐसा अंग्रेज जिसके अपने सिद्धांत उसे अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर देंगे। आर्थर एडिंगटन के लिए ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये उनका गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि विज्ञान की कोई सरहद नहीं होती, और यही वो सोच थी जो उन्हें युद्ध के जुनून में डूबे अपने ही मुल्क के सामने लाकर खड़ा करने वाली थी। बात है 1916 की गर्मियों की। यूरोप के मैदानों में तोपें गरज रही थीं, लेकिन एक और जंग चल रही थी जिसमें हथियार नहीं थे, पर जो उतनी ही जरूरी थी। ये लड़ाई थी वैज्ञानिक सच की, और ये लड़ी जा रही थी ब्रिटिश खगोल विज्ञान के गढ़ में। तो हुआ ये कि ब्रिटिश खगोल विज्ञान दो खेमों में बंट गया। एक तरफ थे आर्थर एडिंगटन, जो कह रहे थे कि साइंस को मिलकर करना चाहिए, हमें एकता दिखानी चाहिए। और दूसरी तरफ थे एच टर्नर, एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री, जिनकी मांग थी कि जर्मन साइंस का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया। और फिर जैसे जैसे 1916 की गर्मियां बीतीं, सोमे की लड़ाई की भयानक खबरों ने ब्रिटेन में माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। हजारों सैनिक मारे जा रहे थे। अब ऐसे में एडिंगटन की अंतर्राष्ट्रीय एकता की बातें लोगों को सिर्फ भोली नहीं, बल्कि देश के साथ एक तरह की गद्दारी लगने लगी थी। टर्नर ने अपने जवाब में कोई नरमी नहीं बरती। उनका सीधा सा तर्क था कि जंग की जो हकीकत है, ये जो कठोर भयानक तथ्य हैं, इनके होते हुए ये सोचना भी बेकार है कि साइंस को राजनीति से ऊपर रखा जा सकता है। अच्छा, एक तरफ एडिंगटन ब्रिटेन में इस माहौल से लड़ रहे थे, लेकिन इस पूरी बहस की जड़ में जो थ्योरी थी, उसे बनाने वाला वो तो सरहद के दूसरी तरफ एक अलग ही मुश्किल में था। चलिए अब चलते हैं बर्लिन, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास। बर्लिन में आइंस्टीन के लिए हालात बहुत ही खराब थे। वहां खाने की इतनी कमी हो गई थी कि लोग सिर्फ शलजम खाकर जी रहे थे। कुपोषण और तनाव से उनकी सेहत बुरी तरह गिर चुकी थी। ऊपर से शांतिवादी होने की वजह से सरकार उन पर नजर रखती थी। और इन सबके बीच वो क्या कर रहे थे? ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज सुलझाने की कोशिश। अपनी उस बीमारी और अकेलेपन में आइंस्टीन एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जूझ रहे थे। क्या इस यूनिवर्स का कोई अंत है, कोई किनारा है? और ये कोई छोटा मोटा अकादमिक सवाल नहीं था। ये असल में उनकी अपनी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। देखिए, आइंस्टाइन की मैथ्स कह रही थीं कि ग्रेविटी की वजह से पूरे ब्रह्मांड को आपस में सिकुड़कर खत्म हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो हो नहीं रहा था ना। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने अपनी इक्वेशन में एक नई चीज जोड़ी, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ये एक तरह का थ्योरी में लगाया गया पैच समझिए, जो ग्रेविटी के खिंचाव को बैलेंस कर रहा था। मजे की बात यह है कि आइंस्टाइन खुद भी अपने इस आइडिया से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने तो अपने एक दोस्त को चिट्ठी में लिखा भी कि मैंने तो बस हवा में एक महल बना दिया है। मतलब वो जानते थे कि आइडिया तो कमाल का है, पर इसका कोई सबूत, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। और बस यहीं पर कहानी में दोबारा एंट्री होती है आर्थर एडिंगटन की। एक तरफ आइंस्टाइन बर्लिन में दुनिया से कटे हुए थे, और दूसरी तरफ उनके क्रांतिकारी आइडियाज चोरी छिपे नीदरलैंड्स के रास्ते तस्करी होकर इंग्लैंड पहुंच रहे थे। और एडिंगटन इन आइडियाज के लिए ब्रिटेन में सबसे अहम जरिया बन गए। अब एडिंगटन के लिए ये सिर्फ साइंस का मामला नहीं था, ये उनके लिए एक पर्सनल, एक नैतिक मिशन बन गया था। वो एक क्वेकर थे, पक्के शांतिवादी, और वो ये साबित करना चाहते थे कि देखो, साइंस कैसे इस नफरत और जंग से बटी दुनिया को फिर से जोड़ सकता है। पर ये मिशन आसान तो बिल्कुल नहीं था, लगभग नामुमकिन था। जंग ने बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जरा सोचिए, सिर्फ 1917 के एक महीने में जर्मन पनडुब्बियों ने 10 लाख टन, हाँ 10 लाख टन वजन के जहाज़ों को डुबो दिया था। ऐसे में आइंस्टीन के पेपर्स अक्सर इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही समंदर में समा जाते थे। एडिंगटन ये बात अच्छी तरह समझते थे कि जंग के इस माहौल में, राष्ट्रवाद और शक के दौर में, लोगों को सिर्फ मैथ्स और थियोरी से नहीं मनाया जा सकता। उन्हें चाहिए था एक पक्का सबूत, एक ऐसा सबूत जिस पर कोई उंगली न उठा सके। तो उन्होंने एक बहुत ही दाहड़म, एक जबरदस्त प्लान बनाया। प्लान था 1919 में होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का इस्तेमाल करने का, उसे एक प्राकृतिक लैब बनाने का। ये एक तरह से ब्रह्मांड को देखने के दो नजरियों के बीच एक फाइनल मैच होने वाला था, न्यूटन बनाम आइंस्टाइन।
तो मुकाबला क्या था? सीधा सा था। न्यूटन की फिजिक्स कहती थी कि सूरज की ग्रेविटी के पास से गुजरने पर तारों की रोशनी थोड़ी सी मुड़ेगी, लेकिन आइंस्टाइन की थियोरी का कहना था कि ये झुकाव ठीक 2 गुना होगा, एग्जैक्टली डबल। बस यही नापना था। ग्रहण ही बता सकता था कि कौन सही था। लेकिन इस बड़े टेस्ट से पहले भी एक और जंग जीतनी बाकी थी, और वो थी लोगों की सोच बदलने की जंग। उन्हें अपनी ही साइंटिफिक कम्युनिटी को, अपने देश को मनाना था कि एक दुश्मन देश की थ्योरी को परखा जाए, उसे एक मौका दिया जाए। और ये काम उन्होंने किया एक कमाल के दस्तावेज के जरिए। एडिंगटन ने एक रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट ऑन द रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। और ये कोई मामूली साइंटिफिक पेपर नहीं था, ये एक मास्टर प्लान था। इसका मकसद था आइंस्टाइन की मुश्किल मैथ्स को आसान भाषा में समझाना, ग्रहण वाले मिशन के लिए सपोर्ट जुटाना, और सबसे जरूरी ये बताना कि साइंस को सरहदों में नहीं बांधा जा सकता। अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एडिंगटन ने बहुत ही कमाल की भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर पेश की जहां हमें दिखने वाले कई तारे असल में तारे हैं ही नहीं, बल्कि तारों के भूत हैं, जो उन जगहों पर भटक रहे हैं जहां कभी वो तारे हुआ करते थे। सोचिए क्या कमाल की इमेज। और इस रिपोर्ट का असर वाकई बहुत गहरा हुआ। इसे जंग के दौरान का सबसे शानदार पब्लिकेशन माना गया। इसने एक तरह से वो जमीन तैयार की जिस पर जंग के बाद एक नए तरह के साइंस का पौधा उग सकता था। एक ऐसा साइंस जो जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। तो ये पूरी कहानी आखिर में हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या सच में जब हम सितारों को देखते हैं तो हमारी जमीनी नफरतें, ये सरहदें, ये झगड़े छोटे लगने लगते हैं? एडिंगटन को तो यही लगता था। उन्हें यकीन था कि तारों को देखना सिर्फ ब्रह्मांड को समझना नहीं है, बल्कि शायद खुद को समझने और संवारने का भी एक तरीका है। और ये एक ऐसी बात है जिस पर आज भी सोचा जाना चाहिए।